आज़ादी के 72 साल होने के बाद भी भारत गिलगिट और बल्टिस्तान, जिसे आज के समय में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उस पे अपना कंट्रोल नहीं पा पाया है। अगर इतिहास के पन्नों को पलट के देखा जाए तो 1947 जब से पाकिस्तान और भारत आज़ाद हुए हैं, इन दोनों ने 4 ऐतिहासिक जंग लड़ी है और इन चारों जंग में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को खदेड़ खदेड़ के हराया है। लेकिन इन 4 जंगों में भारत से बुरी तरह हारने के बाद भी पाकिस्तान भारत की ज़मीन पे अपने पैर जमाए हुए है। और एक दूसरा बड़ा सवाल ये है कि आने वाले समय में क्या भारत पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपना अंग बना पाता है या नहीं, और अगर पीओके को भारत अपना अंग बना भी लेता है तो इसके लिए भारत सरकार को क्या करना पड़ेगा। सवालों का जवाब जानने के लिए आप ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। अगर आपको ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। अगर हम पास्ट में जाके देखें तो हमें ये पता चलता है कि अगस्त 1947 में ब्रिटिश इंडिया का डिवीजन होता है और 2 नए देश बनाए जाते हैं, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। और इस समय जम्मू कश्मीर इन दोनों देशों का हिस्सा नहीं होता। लेकिन जैसे ही समय बीतता है और अक्टूबर 1947 आता है तो पहले पाकिस्तान जो JNK में जो पहले से मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो ट्राइब्स थी वहाँ पे पहले उनके थ्रू वहाँ रिबेल क्रिएट करते हैं। उसके बाद अपनी आर्मी की हेल्प के थ्रू पूरे JNK को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करते हैं। ये देख करके राजा हरी सिंह, जो कि उस समय जम्मू और कश्मीर के राजा थे, वो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मदद मांगते हैं और इस मदद के बदले में उनको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ये डील पे साइन करना पड़ता है। इस डील के अंडर JNK, जो कि एक प्रिंसली स्टेट था उस समय, वो भारत के अंडर आ जाता है, जिससे भारत उस स्टेट को डिफेंस, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन, इन तीनों पे भारत का अधिकार आ जाता था। इस डील के पूरे हो जाने के बाद भारत अपने सैनिकों को एयरलिफ्ट करके जम्मू और कश्मीर में भेजती है। वहाँ उनकी लड़ाई पाकिस्तान के सोल्जर्स के साथ होती है, जहां वो उनको बुरी तरह से हरा करके 2/3 ऑफ JNK ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लेकिन 1/3, जो कि आज POK नाम से जाना जाता है, उसको ऑक्यूपाई नहीं कर पाते। और अभी ये वॉर कंटिन्यूएशन में चल ही रही होती है। उस समय इंडियन आर्मी को लीड कर रहे जनरल थमाया उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कहते हैं कि आप हमें 4 हफ्तों का समय दीजिए, हम आपको पूरे JNK में कब्जा करके आपको देंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को UN में जाने की बहुत ही जल्दी थी, उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी और वो UN चले गए। अब इस पूरी कंडीशन में UN का इंटरफेरेंस होने लगता है, इंटेलेक्चुअल टॉक्स होने लगती हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। इसका रिजल्ट ये होता है कि वॉर तो इंडिया जीत जाती है, लेकिन उसके बाद भी जो गिलगिट बल्टिस्तान है वो पाकिस्तान के पास ही रह जाता है। एक्चुअली UN में जब बात जाती है तो पाकिस्तान वहाँ पर ये पॉइंट रखता है कि जब ब्रिटिश इंडिया का जब डिवीज़न हुआ था तो ये इस बेसिस पे हुआ था कि मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी जहाँ पर ज़्यादा है उस हिसाब से 2 कंट्रीज़ का डिवीज़न हुआ था, और JNK में मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा थी, तो इस हिसाब से जो JNK है वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। बट वहाँ के जो राजा थे, क्योंकि JNK उस समय एक प्रिंसली स्टेट था, तो JNK के जो राजा हरी सिंह थे उन्होंने भारत के साथ पहले ही एक डील साइन कर ली थी, जिसके अंडर उनकी ये प्रिंसली स्टेट अब इंडिया के अंडर आती थी। अब इंडिया उस स्टेट को अपना डिफेंस, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स और उनके कम्युनिकेशंस, ये सब अब इंडिया संभालती थी JNK का। तो इसके तहत जो पूरा JNK का जो एरिया है वो इंडिया के अंडर आता है। अब अगर भारत फिर भी अगर POK को ऑक्यूपाई करना चाहता तो वो कर सकता था, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से भारत POK को ऑक्यूपाई नहीं किया। बेसिकली ऐसे 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को रिक्लेम नहीं करता। पहला तो रीज़न है वहाँ के लोग। जो वहाँ के लोग हैं वो एंटी इंडियन है, भले ही बेहद गरीबी में जिए, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन रिलीजन के नाम पे वो हमेशा पाकिस्तान की ही तरफ रहते हैं। तो अगर इंडिया उनको ऑक्यूपाई करने के लिए एक बार सोचता भी है तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया POK को ऑक्यूपाई करने जाता है तो वहाँ के जो लोग हैं वही भारत सरकार के खिलाफ हैं, वो खुद नहीं चाहते भारत का हिस्सा बनना। सेकेंड, ज्योग्राफिकल रीज़न है। एक्चुअली POK को एक्सेस करना पाकिस्तान की साइड से ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू इंडियन साइड। एक्चुअली ये जो POK है ये आता है ग्रेट हिमालयन रीजन में, और वहाँ की पहाड़ियाँ, वहाँ का वेदर कंडीशन वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम है कि उसको एक्सेस करना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन डिफ़िकल्ट बहुत है। और अगर आप POK की तरफ इंडिया से बढ़ें तो जो प्लेन रीजन जो इंडिया में पड़ता है
पीओके को एक्सेस करने के लिए वो कम है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान अगर पीओके की तरफ एक्सेस करना चाहे तो उनके पास प्लेन एरिया बहुत है जिससे वो पीओके पे एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इंडिया से बहुत उतना वाइड प्लेन एरिया इंडिया में नहीं लाई करता है जहाँ से वो पीओके को एक्सेस कर पाएँ। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि अगर पाकिस्तान अटैक करता है इंडिया को तो उनको एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज मिलता है, जो कि आपने सुना होगा 1999 की वॉर में पाकिस्तान को एक ज्योग्राफिकल एडवांटेज था क्योंकि वो हाइट्स पे बैठे हुए थे। इसीलिए 1999 की वॉर टफ कही जाती है, लेकिन उसके बाद भी हमारी फौज को दाद देना पड़ेगा। पाकिस्तान को खदेड़ के दौड़ाया है वहां से और जो हमारा था वो वापस ले लिया। जो तीसरा रीजन है वो इकोनॉमिक फैक्टर है। एक्चुअली क्या है कि ये जो गिलगिट बलिस्तान वाला रीजन है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, कोई फसल नहीं पैदा होती। यहाँ पर अगर आप सर्वाइवल भी देखें तो वो भी बहुत मुश्किल है। तो एक्चुअली अगर भारत पीओके को ऑक्यूपाई कर भी ले तो उसको इन एरिया पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उस एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए जो वहाँ के जितने लोग हैं, क्योंकि वो तो हमेशा भारत सरकार के खिलाफ रहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत तो करेंगे कि भारत को अपनी फोर्स भी वहाँ पे परमानेंट लगा के रखनी पड़ेगी। उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये भी एक ऐसा खर्चा है जो कि भारत सरकार नहीं करना चाहती। और फोर्थ रीज़न है चाइना। चाइना ने इन रिसेंट कुछ सालों में पाकिस्तान में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है, जिसमें कि पीओके भी शामिल है। अब चाहे वो दियामार बासा डैम प्रोजेक्ट हो या फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन दोनों डील्स में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी शामिल है। अब अगर इंडिया चाहेगा भी कि नहीं ये हिस्सा हमारा है, आप यहाँ पर कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए इंडिया को चाइना से भी लड़ना पड़ेगा। अब एक साथ दो न्यूक्लियर पावर होल्डिंग कंट्रीज के साथ लड़ना भारत के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा। पांचवा रीज़न ये है, अगर इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को एक बार फिर से रीगेन कर लेता है तो इंडिया की बाउंड्री अब वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करने लगेगा। अब वैसे ही आप जानते हैं कि जेएनके में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वो अभी फ़िलहाल पाकिस्तान की वजह से हैं, लेकिन अफगानिस्तान एक टेरर हब है। अगर हम अफगानिस्तान के साथ अगर बाउंड्री शेयर करने लगेंगे तो आज जो जेएनके में हो रहा है, मे भी आने वाले समय में ऐसी पॉसिबिलिटीज सामने खड़ी हो जाएं, जो टेरर एक्टिविटीज जेएनके में हो रही हैं वो शायद पूरे देश में होने लगे। अगर इतिहास में देखें तो भारत को दो ऐसे बहुत बड़े मौके मिले थे जहां पे वो पीओके को दोबारा रिक्लेम कर सकते थे। पहला 1948 की वॉर, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह हराया था, लेकिन उस समय जवाहरलाल नेहरू की वजह से, जो कि यूएन में जाने को बहुत उतावले थे, उनकी वजह से भारत पीओके को ऑक्यूपाई नहीं कर पाया। वो एक डिस्प्यूटेड लैंड बन के ही रह गया। और सेकेंड अपॉर्चुनिटी हमको मिली थी 1971 में, जब भारत ने ईस्टर्न पाकिस्तान को हरा करके अप्रॉक्स 70,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स का सरेंडर करवाया था। उस समय चाहती तो भारत पाकिस्तान के सामने ये डील रख सकती थी कि हम आपको ये 70,000 सैनिक दे देंगे, लेकिन उसके बदले आप हमको हमारा पीओके लौटा दें। भारत हमेशा से कभी भी मौका परस्त नहीं रहा है कि वो दूसरे कंट्री की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके अपना हित सोचे, जो आजकल चाइना करते हुए नज़र आ रहा है। अब एक सवाल ये भी है कि क्या इंडिया पीओके को रिक्लेम कर सकता है या नहीं। तो इसके जवाब में मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि अगर इंडिया चाहे तो पीओके को रिक्लेम कर सकता है, लेकिन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर से अभी आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया है और जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया है। अब इंडियन गवर्नमेंट इस बीते एक साल में जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा जीतने में लगी है, और ऐसी कंडीशन में अगर इंडिया पीओके को रिक्लेम करता है तो ये कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाएंगी, क्योंकि पीओके के लोग वैसे ही इंडिया को पसंद नहीं करते, वो ना ही इंडिया में आना चाहते हैं। अगर इंडिया पीओके को रिक्लेम भी करता है तो वहाँ के लोगों को बहुत फोर्सफुली इंडिया को बाइंड करके रखना पड़ेगा। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफेंस पावर और इकोनॉमिक पावर दोनों चाहिए, जो कि इंडिया इस टाइम नहीं करेगी। तो मेरा मानना तो यही है कि पहले इंडिया जेएनके पे पूरा कंट्रोल कर ले, वहाँ के लोगों का भरोसा जीत ले, उसके बाद पीओके या स्काई चीन ऐसे इलाकों में अपना रिक्लेम करने की कोशिश करे। और रिक्लेम करने के लिए भी इंडिया को यूएन में जाके वहाँ पर हेल्प मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर डायरेक्ट रिक्लेम करती है तो यहाँ पर वॉर की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। और वॉर एक ऐसी सिचुएशन है जो कोई भी कंट्री अफोर्ड करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वॉर में बहुत लॉस होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इंडिया को इस समय क्या करना चाहिए? कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।